दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज का फ्लो होगा तो कंडक्शन करंट फ्लो करती है। लेकिन अगर कहीं पे कंडक्शन करंट में अगर कहीं पे ब्रेकिंग है तो जाहिर सी बात है करंट नहीं फ्लो कर पाती है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि अगर यहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं बह पा रही है, फ्लो नहीं कर पा रही है, तो भी देखा गया कि इस तरीके का एक अरेंजमेंट बना लें कि दो अगर सर्कुलर एरिया ले लेते हैं जिस पे चार्ज को स्टोर कर लेते हैं, तो देखते हैं कि सर्किट्स में जो है एक करंट फ्लो कर रही होती। तो इसका मतलब है कि कहीं पे कोई करंट एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है, जिसकी वजह से करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट तो नहीं बह पा रही है, फ्लो नहीं कर पा रही है, लेकिन यहाँ पे भी एक करंट फ्लो कर रही है जिसकी वजह से पूरे सर्किट्स में आपको करंट फ्लो होती दिखाई देती है। इसी करंट को मैक्सवेल साहब ने प्राप्त किया। कैसे किया वो आप समझ सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका था। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एरिया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होगी तो फ्लक्स होगा, वो आपका क्या होगा, ई डॉट ए होगा। देखिए एरिया वेक्टर भी आपका क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा बेटा। तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो आप कह सकते हैं ई ए कॉस जीरो, यानी आप कह सकते हैं ई इंटू ए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी सरफेस से आप जानते हैं किसके बराबर होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो ए। सिग्मा जो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज कितना है आपके पास, क्यू है, एरिया आपने ए माना है तो सिग्मा की जगह क्यू अपान ए, एप्सिलॉन जीरो इंटू ए। तो आप कह सकते हैं जो आपके पास फ्लक्स है वो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो है। तो दोस्तों एक काम कर दें, अगर हम इसका फ्लक्स हमारे पास अगर चेंज कर रहा है, अगर उसका हम रेट निकालें डी वाई बाई डी टी, तो एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन जीरो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हो गया जो कि आपको इस सेक्शन में मिल रहा है। इसका मतलब है इस सेक्शन में एक करंट बह रही है और इसी करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट भी कहते हैं। और ये सबसे पहले मैक्सवेल साहब ने इस इक्वेशन के द्वारा प्राप्त किया और उनका कहना था जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से मिल रही है। तो दोस्तों इसका मतलब है किसी भी सर्किट्स में कन्वेंशनल करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी करंट फ्लो कर सकती है। यही चीज इन्होंने कही, द करंट ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट या मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो चेंज हो रहा है उसको एप्सिलॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आइए दोस्तों चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेव्स के पास। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है तो वो केवल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा कर सकता है। अगर मान लीजिए करंट है स्टडी स्टेट्स की है तो केवल वो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स पैदा कर सकती है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो अगर आपके पास एक्सिलेटिंग चार्ज है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम उसको कह दें कि वो हमारी एक्स डायरेक्शन में है, एम आई राइट, तो आप कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और आप जानते हैं ये इस बात को आप जानते और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी जब आप एक्सीलरेटिंग चार्ज यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है।
और इस तरीके का सो ऑन हो जाती है। और दूसरी बात आपने देखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुई जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, फिर मैग्नेटिक उसके करस्पॉन्ड मैग्नेटिक फील्ड होने लगी। इस तरीके से एक वेव नेचर फॉर्म हो जाता है। और आपने जिसमें एक खासियत खुसूसियत देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस के भी परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर वेव इस फॉर्म में चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, इस बात को सीखना है कि सर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको x डायरेक्शन में आपने माना है, इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि साइन वेव के फॉर्म में साइन kx माइनस ओमेगा टी। ओमेगा आप समझ गए हैं कि जो एक्सीलेटिंग चार्ज है जिसको कि आपने क्या कर रखा है, ऑसिलेटरी फॉर्म में चेंज कर रखा है, ऑसिलेशंस करके ही एक्सीलेशंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। साथ में मैग्नेटिक फील्ड किधर दिख रही बेटा, वाई डायरेक्शन दिख रही। तो आपने कहा ई जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको वाई से कर बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में है, तो आपने कहा इसको बी जीरो साइन आप कह सकते हैं के, मसला वाई का है तो वाई कर दीजिए माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने की बात है कि ओमेगा आपके पास क्या है, तो आपने कहा सर ओमेगा जो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और कहने लगे के क्या है, के आपका कहलाता है, ये कहलाता है आपका वेव वेक्टर, यानी इसको देते हैं रिप्रेजेंट करते 2π/, लेमडा वेव वेक्टर। वेक्टर जैसे ही आता है आपके दिमाग में आता है वेक्टर मतलब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किसकी है, वेव की, और वेव की डायरेक्शन किधर जा रही है आपकी जेड डायरेक्शन में। तो जहाँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है वही डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, माफ कीजिएगा, जो के है वो वेव वेक्टर है। क्या बताया हमने, दैट इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि जो ये आपका के है उसके साथ क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, माफ कीजिएगा, ठीक। क्योंकि ये के जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव कह रहा है। तो वेव आपकी इस फिगर में साफ दिख रही कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और वेव का जो प्रोपोगेशन है वो जेड डायरेक्शन में, तो जो के है वो जेड में होना चाहिए। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो उसको आप याद कर लीजिए क्योंकि फार्मूला बेस है, बहुत ज़्यादा हम डेरिवेशन में नहीं जाना चाहते हैं, तो सी इक्वल टू ओमेगा के कर लीजिए, जो कि बड़े आराम से यहाँ निकल सकता है। क्यों, सी इक्वल टू एन लेमडा होता है, एन फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर 2πn होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी ओमेगा बराबर 2πn होता है, तो एन बराबर ओमेगा अपॉन 2π, और जैसे ही आप के रखेंगे तो आपका के की वैल्यू रखेंगे तो वो कट के लेमडा आ जाता है। लेमडा की जगह 2π/k रखेंगे, काम हो जाएगा। इतना बताया है, इतनी देर में तो हम आपको सॉल्व करके दिखा सकते थे। सी इक्वल टू एन लेमडा आप जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ वेव कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, एन हो गया। और आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2πn, तो आप कह सकते हैं कि n की जगह ओमेगा अपॉन 2π लिख सकते हैं। रही बात लेमडा, लेमडा इधर ले जाइए तो आपका हो जाएगा 2π/k, तो आप कह सकते हैं सी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। एक चीज और याद रखिएगा जो बड़ा काम देता है, अक्सर डायमेंशन निकालने में भी काम आता है, सी जो है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 पर एब्सोल्यूट परमिबिलिटी और परमिटिविटी होती है। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जो आपका E/B है, रेशियो ऑफ
एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या आरएमएस वैल्यू ले लीजिए, या आप मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए। इन सब का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट यानी स्मॉल सी के बराबर होता है। कैपिटल सी से लगता है जैसे आप किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी निकाल लें, तो स्मॉल सी के बराबर होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। आप जानते हैं अक्सर आपके पास सवाल दिया जाता है जो कि इनमें से कुछ वैल्यू दी रहती है। सी को आपको पता रहता है, ई की दी रहती, वी निकालना होता है। अब एम्पलीट्यूड दिया हो या उसकी आरएमएस का दिया हो या उसकी मैक्सिमम वैल्यू का दिया हो, कोई भी दिया हो, प्रत्येक केस में रेशियो यही आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा और इसको भी ध्यान रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। आइए चलते हैं। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके पास एनर्जी होगी। एनर्जी होगी तो कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि इसकी भी एनर्जी होगी, ये बराबर हो जाती 1/2, याद रखिएगा, v तो स्क्वायर रहेगा अपॉन म्यू 0। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो मैग्नेटिक हो, दोनों बराबर होती हैं। राइट? तो जाहिर सी बात है, ये आप पढ़ चुके हैं। 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक फील्ड भी आपने देखा है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों बराबर होती हैं। साथ में आपको इंटेंसिटी भी ध्यान रखना है। तो जो इंटेंसिटी होती है वो होती है पावर पर यूनिट एरिया। एरिया क्या है आपका? स्फीयर है, अर्थ सरफेस इज ए स्फीयर है, 3 डायमेंशन है, इतना हो गया। और एक चीज आपको और याद रखनी इंटेंसिटी में, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ले लीजिए, यानी एनर्जी इनटू सी। सी थोड़ा सा हमसे बड़ा बनता है तो माफ कीजिएगा, सी इसको स्मॉल समझिएगा, स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि जो प्रोपोगेशन की स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की है वो सी यानी स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करती है, स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों एक चीज और जान लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रख लीजिए, बहुत आसान है। आपके पास वेवलेंथ के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी में, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो कम से ज़्यादा की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले गामा, फिर एक्सरे, फिर आपको यूवी, इसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव मिलती हैं। जहाँ तक गामा की वेवलेंथ की बात है, 10⁻³ से 10⁻⁻10। आप जानते ही माइनस में जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी वो छोटी होगी, इसलिए गामा की जो वेवलेंथ होती है सबसे स्मॉलेस्ट होती है, और जो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है वो रेडियो की है। तो कुछ नहीं करना है, आपको दो चीज़ ऊपर याद रखनी, दो चीज़ नीचे, बाकी आप जानते ही हैं, गामा, एक्सरे। और आप जानते हैं कि ये आपको अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, एक आपकी रेंज में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आप इसको काफ़ी स्टडी करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड की ज़्यादा आपकी वेवलेंथ होती है, बढ़ते हुए क्रम में है। और फिर आपको दो याद रखनी है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। जहाँ तक फ्रीक्वेंसी का है तो आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से है, फ्रीक्वेंसी आप एन ले लीजिए, लैम्डा होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सी अपॉन लैम्डा, सी कांस्टेंट है, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो देखिए रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी लैम्डा ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम होती है। गामा की देखिए लैम्डा स्मॉलेस्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, 10⁻21 तक होती है। तो गामा, फिर एक्स, अल्ट्रा, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव,
वेवलेंथ कम से ज़्यादा, और इसका रेसिप्रोकल हो गया फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से कम होगी। क्यों होगी? फार्मूला आपके सामने है। दोस्तों, जो विजुअल रेंज है उसमें जो आपको कलर दिखाई देते हैं वो आपको इंद्रधनुष वाले ये 7 कलर दिखाई देते हैं, जिनको आप विब्ग्रो के नाम से याद रखते हैं। बहुत ज़रूरी है। अक्सर कुछ सवाल देखे गए हैं जिसमें पूछ लेते हैं कि कौन फोटॉन निकलेगा तो किस कलर का होगा। तो आपको वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ में अगर आपको कलर का मालूम होगा तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो पहले आपका वायलेट है, फिर इंडिको है यानी कत्थई है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर जो कि आपको रेनबो में मिलते हैं विब्ग्रो कहलाते हैं। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वैसे भी आप बचपन से सुनते चले आए कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये करीब 400 नैनोमीटर से शुरू होती हैं, विजुअल रेंज की है, और ये 750 नैनोमीटर तक जाती हैं। इतना आपको मालूम है अच्छी तरह कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए सिग्नल जो है रेड बनाए जाते हैं दूर से दिखाई दे सके। तो रेड की जो वेवलेंथ है वो 650 से 750 न्यूटन मीटर की होती है। वायलेट सबसे कम होता है, ये आप जानते ही हैं। वायलेट से आरंभ होता है तो 400 से 420 नैनोमीटर तक रहता है। तो ये अगर आपको रेंज मालूम है कि पहले की इंडिको की 420 से 450, ब्लू 450 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर, ग्रीन 500 नैनोमीटर से 570 नैनोमीटर, येलो यानी कि पीला 570 न्यूटन मीटर से 600 न्यूटन मीटर, ऑरेंज नारंगी आपका 600 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर तक होती हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसको भी आप 2-3 दफ़े देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल लगाते समय कैलकुलेशंस के बाद जो आपका रिजल्ट्स आता है उसी के आधार पर पूछा जाता है कि कौन सी रे निकल रही है या कौन से कलर की निकल रही है। 2 बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर ये टॉपिक यहाँ तक आपने देख लिया है तो इसको एक लाइक तो बनता ही है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज एक नया वीडियो आपके पास आता है, आपके काम का ही होता है। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। इजाजत दीजिए आलोक सोती को। जय हिंद, जय भारत।